नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की हेडलाइंस का। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, पंचामृत अभिषेक के बाद रामलला का श्रृंगार, पीतांबर वस्त्र में सोने के तार सीएम योगी ने किया पूजा। पीएम मोदी का 10 और 11 फरवरी को फ्रांस दौरा, एआई एक्शन समिट में पीएम मोदी लेंगे भाग। डल्लेवाल की हालत नाजुक, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, किसान नेता सार्वजनिक करेंगे एसकी। नेताओं ने खनौरी बॉर्डर पर मुलाकात की। दिल्ली शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट, 2026 करोड़ का नुकसान, केजरीवाल सरकार ने फैसला पर एलजी को मंजूर नहीं ली। दिल्ली चुनाव को लेकर आप सांसद संजय सिंह का बयान। आप सांसद ने कहा प्रवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड से जीतते हैं मोदी। कोहरे के कारण दिल्ली यूपी में 133 मिले, कश्मीर में तापमान -10 डिग्री, एमपी में पारा 2.8 डिग्री पहुंचा, राजस्थान में बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दिल्ली से है। वायु प्रदूषण को देखने को मिल रहा है और सरकार लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं दिल्ली के मुखर्जी नगर में दशहरा ग्राउंड के अंदर महायज्ञ किया गया। इस महायज्ञ से वायु प्रदूषण दूर होगा। इस प्रकार के 6 महायज्ञ दिल्ली में होने। अभी पहला महायज्ञ किया गया महाराज के द्वारा। यह विज्ञान और प्राकृतिक दोनों ही अलग अलग है। विज्ञान अपनी तरीके से कार्य करता है, प्रकृति अपने तरीके से कार्य करती है। हमारी यही कोशिश है कि दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार का प्रदूषण है जो लोगों की सांसों को द्वारा उनके शरीरों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। सनातन की परंपरा है, ये हमारे ऋषि मुनियों से प्राचीन से चल रही है। जब भी धरती पर कहीं भी किसी भी तरह का प्रदूषण होता है तो यज्ञ और महायज्ञों से उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जिस तरह देखा गया दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बार बार ऊपर चढ़ रहा है और बहुत ही पॉइजन जो है वायुमंडल में फैल रहा है। इससे आम जनता को बहुत तकलीफ होती है। कोई भी ऐसा कोई एजेंसी अभी सामने नहीं आई जो इसके ऊपर काम कर सके, बल्कि अलग अलग तरह से रूल बनाए जाते हैं किस तरह से आम आदमी को परेशान करके ही इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन सनातन की जो अपनी नियमावली है, जो सनातन धर्म में जो विधाएं हैं, उनमें ही एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आपका यज्ञ और महायज्ञ आते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन और शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसलिए हमने इसका शुरुआत की और ये लगातार चलता रहेगा। अभी 6 महायज्ञ दिल्ली में अभी होने निश्चित हुए हैं, जो लगातार एक के बाद एक होते रहेंगे और दिल्ली की जनता को बहुत सारा लाभ होने वाला है और इन्वायरमेंट में बहुत सारा शुद्धिकरण भी होने वाला है। खबर फरीदाबाद से, जहां खेड़ी होकर गरजने वाले बाईपास रोड पर बदमाशों ने कार सवार युवक शिवा और रमन को पीट कर घायल कर दिया। घायल एक युवक की चिंताजनक हालत में इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। परिजनों ने डायल 112 फोन करके बाद में पुलिस के मौके न पहुंचने पर आरोप लगाया। पुलिस के न पहुंचने पर परिजनों ने घायलों को शहर के बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया। कुछ भी घटना नहीं है जी, हम गए थे ऐसे ही प्यार में जी, ना हाथ छोड़ दिया। कहाँ पर? यही खेड़ीपुर में। खेड़ीपुर में किसने मारा? अजय, शिवा, भोला और अन्य साथी थे उसके। प्यार प्रेम में कैसे गए थे? बुलाया था आपको? किस लिए? खाना पीना पार्टी चल रही थी, क्या था? ऐसे ही घूमता घूमता फिरता आ गया। तो किस चीज से हमला किया? किस चीज से किया हमला? पीछे से। बाबा गेम के आदमी है, सेक्टर 18 फरीदाबाद में भाई। बाबा गेम? हाँ। बाबा ग्रुप? हाँ। अच्छा। और अजय ये छोरा ये देन को चलाता है। हाँ। कौन चलाता है? हाँ, एक मोहित चुटिया है जी। चुटिया? हाँ। ये गेम ताजपुर का है जी। ये चलाता है गेम? हाँ, ये गेम तो चलाता है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? इसने भाई चिप्पा भाई को मारा है। किसको? हाँ, चिप्पा अमर है भैया अपना। चिप्पा भैया अपना भैया, उसने हाथ छोड़ा था उस समय पहले। बाबा ग्रुप ने जी। बाबा ग्रुप ने? कौन है ये बाबा ग्रुप? कौन संचालक है इसका? जी अजय है, शिवा है और भोला है और मोहित चुटिया है। ये जी इनकी जी हमारी कोई बात नहीं। हमारे जीजा के पास गया था हमारा भाई पैसे के लिए।
हम ड्यूटी पे से आकर हम घर ही आए थे, इतनी हमारे पास फोन आया। इन्होंने पीछे से घेरा मेरे भाई को। ये अकेला था? अकेला था। क्या नाम भाई का? अमर। अमर अकेला था गाड़ी में? हाँ जी। खबर फरीदाबाद से, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस दबिश देकर एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, इसलिए पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की। पुलिस ने गोली लगने से घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। सकता है, वैसे प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन प्रदर्शन करने का भैया ये तरीका है कि अपने आप को फरीदाबाद में रेफर मुक्त और ट्रामा सेंटर की सुविधाएं बनाने की मांग को लेकर पिछले 40 दिनों समाज सेवियों का धरना जारी है। इस दौरान 11 समाज सेवियों ने अपनी मांगों को लेकर मुंडन कराया। मुख्य समाज सेवी सतीश चोपड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता को लाभ पहुंचाना है, लेकिन नीचे स्तर पर बैठे भ्रष्ट अधिकारी सरकार की नीति को लागू नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? देखिए, हमारा धरने को 40वां दिन हो गया और रेफर मुक्त के बारे में बता दूं कि हम सिर्फ एक ही बात मांग कर रहे हैं बार बार कि फरीदाबाद के नागरिकों को फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण और निःशुल्क इलाज मिले। और जो हमारे पूरे मंडल के अंदर एक भी ट्रोमा सेंटर नहीं है, सरकारी ट्रोमा सेंटर ना होने की वजह से जो कोई छत से गिर जाता है, एक्सीडेंट में घायल हो जाता है, गोली चल गई या चाकू लग गया, तो ऐसे लोगों को प्राइमरी करके दिल्ली रेफर कर दिया, जिसमें 70% लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। और लोगों की यहाँ मजबूरी बना रखा है कि अगर आपको अपनी जान बचानी है, अपना घर बेचे, जमीन बेचे, जायदाद बेचे, मोटे मोटे सूद पे लोग कर्ज लेके आते हैं और प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराने के लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंडलायुक्त और जिला उपयोक्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से आम जनता से जुड़े कार्यों में तीव्रता आने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से जनता से जुड़े कार्यों का पूरा करना चाहिए। डिंडोरी से खबर है, शाहपुरा एसडीएम ने वाहन और कार में टक्कर, हादसे में एसडीएम समेत 5 लोग घायल। डिंडोरी से खबर, शाहपुरा एसडीएम के वाहन और कार में टक्कर, हादसे में एसडीएम समेत 5 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। डिंडोरी से खबर, शाहपुर एसडीएम और वाहन में टक्कर। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरकंटक नेशनल हाईवे पर हुआ है ये पूरा हादसा। डिंडोरी शाहपुर एसडीएम और वाहन खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर काम करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के विचारों को जमीन पर व्यवहार पर कैसे उतारा जाए, ये करके दिखाया। कांग्रेस के नेता कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ है। केवल वोट बैंक के लिए समाज में तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। लेमरन टेक स्किल यूनिवर्सिटी रेल माजरा पंजाब में 13 से 14 फरवरी 2025 तक 54वां ISTI
माफ करिएगा ISTI राष्ट्रीय और युवा कौशल उत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिशन 2047 के तहत भारत को कौशल राजधानी बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली को सशक्त करना है। कर रहे हैं जी। देखो जिवें आप ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ IST ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫॉर ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫॉर ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। और अज IST ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल दी इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो वो अपनी एक जो पहली कन्वेंशन है अपनी तरह IST कुछ कन्वेंशनस करवाता रहता है हर साल, बट वो कन्वेंशन ऑल ओवर इंडिया होंदियां ने अपनी तरह की पहली नैशनल कन्वेंशन। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के संस्थापक काउंट सीजर मेटी का 216वां जन्मदिन मोगा में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जानकारी देते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर जगतार सिंह सेखों ने बताया कि हम हर साल 11 जनवरी को इलेक्ट्रो होम्योपैथ के संस्थापक काउंट सीजर मेटी जी की जयंती पर मोगा में धूमधाम से मनाते हैं। उनके 216वें जन्मदिन के अवसर पर आप सब लोगों को, आपके दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूं और तमाम इलेक्ट्रोपैथिक समूह को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज उनका हम जो नेशनल लेवल का 216वां उनका जन्म दिवस है वो मोगा के अंदर हम मना रहे हैं। देखिए, जो साइड इफ़ेक्ट का जो हमारा कारण बनता है वो मेडिसिन के प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अदर सिस्टम में कोई भी चीज़ जो मेडिसिन बनाने के प्रोटोकॉल रहते हैं वो अलग किस्म से रहते हैं, और जो इलेक्ट्रोपैथी के अंदर क्या होता है कि जो इसके ताज़े पौधों के रस जो सब वो निकाल करके रस निकालने की एक प्रॉपर विधि है। ये जानकारी दे रहे हैं कि पंजाब तो अलावा हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा लगते बहुत सारिया स्टेटों तो डॉक्टर साहिबान इस महान उत्सव के विच पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर साहब जी गल करिए तो मानता प्राप्त ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਥੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ दूसरिया विधावां दे विच जिवें सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर कमलजीत कौर सेखो लाइफ केयर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सेंटर मोगा तो अज काउंट सीजर मैटी जी का 216वां जन्मदिन इत्थे असीं मना रहे हैं बहुत ही धूमधाम नाल। सारे बहुत उत्साहित सीगे, इस वास्ते काफ़ी दिनों तो तैयारियां चल रही सीगियां ते अज बड़े वधिया तरीके नाल असीं ये प्रोग्राम मना रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जिवें हिमाचल, हरियाणा तो भी इस प्रोग्राम दे विच हिस्सा लै रहे हैं। असीं उन्हां सारिਆਂ ਦਾ भी धन्नवाद करते हैं ते सारे इस प्रोग्राम दे विच बहुत वधिया इंजॉय कर रहे हैं। जालौन से खबर है, महाकुंभ मेले को लेकर सुरक्षा का जायजा। कुंभ मेले को लेकर DMSP ने लिया जायजा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्धों पर नजर रखने के दिए गए निर्देश। श्रद्धालुओं के लिए खबर लखनऊ से। आगामी महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के सीमावर्ती जनपदों में ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत अभेद सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। उक्त संदर्भ में DGP उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने सारी जानकारी दी। आगामी महाकुंभ में
आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अवैध सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। खबर लखनऊ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खादी महोत्सव 2025 का भव्य उद्घाटन किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस सप्ताहव्यापी महोत्सव में देश भर से आए खादी और हथकरघा उत्पादों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सीएम योगी ने प्रत्येक स्टॉल पर का दौरा किया और उत्पादों की जानकारी ली। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी खादी और भारत का स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। सीएम योगी ने कहा कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत का स्वाभिमान है। महात्मा गांधी ने इसे एक आंदोलन बनाया जिसे आज़ादी की लड़ाई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। चरखे ने देशवासियों को न केवल रोजगार का साधन प्रदान किया बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बना। आज आधुनिक युग में यह मैनुअल, सोलर और इलेक्ट्रिक चरखों के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि खादी न केवल एक कला है बल्कि समाज की आवश्यकता भी है। महोत्सव में माटी कला बोर्ड द्वारा प्रस्तुत उत्पादों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी से बने बर्तनों ने थर्माकोल और प्लास्टिक का पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि सीएम योगी ने जोर देते हुए कहा कि सरकार ने खादी, माटी कला और अन्य उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए तंत्र विकसित किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जिन लाभार्थियों को सोलर या इलेक्ट्रिक चौक, चरखा आदि प्रदान किया जाएगा। पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे इस खादी महोत्सव के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खादी के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। भीषण शीतलहरी है। जो लोग सुदूर दक्षिण से आए हैं या अन्य राज्यों से आए हैं जहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, उनके लिए अपने उत्पाद को यहाँ पे बेचने का एक सुनहरा अवसर भी है। और जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं वे इस भीषण शीतलहरी की प्रवाह के बगैर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्य देव ने भी कृपा की कि उनके इस कार्यक्रम को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में धूप यहाँ कल भी थे और आज भी है और मौसम बहुत सुहावना बन चुका है। इसलिए यह आपकी साधना है, आपकी तपस्या है और उस तपस्या का परिणाम यहाँ पर हम सबको इस रूप में दिखाई दे रहा है। खादी की जब हम बात करते हैं तो यह भारत का स्वाभिमान है। स्वदेशी है तो स्वाभिमान स्वयं होगा। और याद रखना, देश की आजादी की लड़ाई तब नई ऊंचाई तक पहुंची थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को एक आंदोलन बनाया था। और देखते ही देखते पूरा देश इस आंदोलन के साथ जुड़ा था। विदेशी वस्त्रों की होलियां चली थी, स्वदेशी को अपनाने का एक आह्वान हुआ था और देशवासियों ने इस स्वदेशी वस्त्रों के माध्यम से न केवल भारतवासियों को चरखे ने एक नई क्रांति ला दी थी, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनकर के लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम भी बना। ये प्रदेश स्तरीय खादी महोत्सव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी मंडलों में खादी महोत्सवों का आयोजन किया जाए और एक प्रदेश स्तरीय महोत्सव हो। तो ये प्रदेश स्तरीय महोत्सव है जो 11 से लेकर 17 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे जो उत्तर प्रदेश के आर्टिजान्स हैं खादी के और विलेज इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। कुछ आर्टिजान्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे उत्पादों से जुड़े हुए हैं, उनको ये मार्केटिंग का एक
अवसर भी प्रदान करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश हैं कि इस तरह के आयोजन सभी मंडलों में किए जाएं, जो शीघ्र किए जाएंगे। पहले भी हमने ये देखा है कि ऐसे जितने भी महोत्सव हुए हैं, बड़े लेवल पर हुए हैं, उनमें आर्टिजान्स ने जब भी अपना प्रदर्शन किया है तो लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में आकर खरीदारी करी है और उनकी कला को सराहा भी है। इस महोत्सव में हम लोक कलाओं का भी प्रदर्शन करेंगे और इसके अलावा एक खादी फैशन शो भी होगा जो 15 तारीख को आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ में भी सर इस बार आपकी सहभागिता रहेगी? महाकुंभ में विभाग की ओर से लगभग 250 इसी तरह की खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज़ की दुकानें स्टॉल्स लगाए गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से अतिरिक्त 150 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार ये कॉल दिया गया है कि महाकुंभ को प्लास्टिक फ्री जोन बनाया जाए, तो प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध है। तो इस तरह के जो हमारे खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ के आर्टिजान्स हैं जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, उनके जो उत्पाद हैं उनको काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और उनकी भी काफ़ी बिक्री हो रही है। खादी महोत्सव 2025 का आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव महोदय और तमाम खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी भी उपस्थित थे यहाँ पर। और इससे जो खादी महोत्सव लगाने का मेन उद्देश्य जो हमारा होता है, खादी के जितने भी उत्पाद होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसको हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं मुख्यालय के लेवल पे, जिससे कि इनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी होती है और इनकी मार्केटिंग भी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 141 स्टॉल लगाए हैं, जिसमें कि हमारे 35 जनपदों के उत्पाद यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके अलावा 6 राज्यों के, उत्तर प्रदेश के अलावा 6 राज्यों के उत्पाद भी यहाँ पर लगाए गए हैं। खादी के साथ साथ ही ग्रामोद्योग जो हमारा बोर्ड है, तो ग्रामोद्योग से जुड़े जितने भी उद्योग हैं वो भी यहाँ पे कुछ इन लोगों के स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं और उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इन सब का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कराया जाए। महाकुंभ में भी सर खादी ग्रामोद्योग के स्टॉल लग रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि करोड़ों की संख्या में जो लोग आएंगे पूरे विश्व भर से, वो खादी का एक कला देखेंगे? जी बिल्कुल। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और उसके अंतर्गत हमें एक खादी के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा स्टॉल लगाया है। 252 दुकानें अभी तक हम लोग लगा चुके हैं और उसमें हमारे सभी जनपदों से, जितने भी 75 जनपद हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वहाँ के एक एक स्टॉल, मिनिमम एक एक स्टॉल लगे हैं। इसके अतिरिक्त हम अन्य लोगों को भी वहाँ पर मौका दे रहे हैं, जिससे कि इनकी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मार्केटिंग हो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि खादी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ये वैसे लोगों से जुड़ा हुआ है जैसे कतिन और बुनकर, जो ज़्यादातर ग्रामीण होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जब इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है, ब्रांडिंग होती है, तो ये ग्रामीण संरचना या ग्रामोद्योग से जुड़े लोगों को रोजगार देने का काम करता है। वैसे लोगों को रोजगार देता है जिनका जिनकी आय पहले कम हुआ करती है, लेकिन जब इस तरह की ब्रांडिंग होती है, उनकी आय में बढ़ोतरी का काम भी इसके द्वारा होता है। यूपी खादी महोत्सव की आज से शुरुआत हो चुकी है और क्या कुछ इस महोत्सव में खास रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए राकेश सचान जी हमारे साथ हैं, मौजूदा मंत्री। सर, क्या कुछ खास रहेगा इस खादी महोत्सव में और क्या अहम चीजें हैं? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, जो आज से शुरू हो रहा है और ये 20 तारीख तक चलेगा। एक अच्छा बीच शहर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का कैंपस है। 130 स्टॉल लगाए गए हैं जो हमारी इकाइयां हैं खादी उत्पादन की, माटी कला बोर्ड की। तो अच्छे अच्छे उत्पाद लगे हैं, खादी के उत्पाद हैं, शुद्ध खादी के उत्पाद हैं। उनको खरीदारी के लिए लखनऊ वासियों के लिए अच्छा अवसर है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जैसे ज़्यादा लोग इस मौसम घूमें, देखें, जो चीज़ पसंद की वो खरीदें, क्योंकि ये सीधे बुनकर से जुड़ा हुआ विषय है। खादी आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ विषय है। महात्मा गांधी जी ने, आपने देखा कि उस समय चरखा चला करके पूरे देशवासियों को खड़ा कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलवा दी। तो ये हमारी आत्मा है। तो खादी को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार सरकार काम करती है और ये प्रोत्साहन तभी होगा जब इसकी खरीदारी बढ़े। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि लखनऊ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस महोत्सव में आएँ और खादी की खरीदारी करें। 7 साल से ज़्यादा हो गया सर सरकार को, आपने कहा कि 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी दिया। ये कितना अहम होगा लोगों के लिए और आपकी सरकार के लिए?
देखिए, खादी सीधे रोजगार दे रहा है। हमारी तमाम सारी मुख्यमंत्री रोजगार योजना चल रही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है। निःशुल्क तरीके से हम लोग दोना पत्तल अगर मशीन, पापकान मशीन किसी एक आदमी को दे देते हैं तो आराम से वो कहीं मेले में जाता है, 1000-2000 रुपये कमाता है। तो इस तरह से हम लोग लाखों लोगों को रोजगार दे चुके हैं और लाखों लोगों को तमाम सारी इकाइयों में हम जो लोन लेते हैं उनको देते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं। रोजगार से जोड़ने का सीधा हम लोग इसमें रोजगार से नौजवानों को जोड़ने का काम करते हैं और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से इस खादी से जोड़ा जाए और युवाओं को डिजाइनदार खादी, अच्छी खादी मिले और युवा इसमें आगे आकर्षित हो और युवा खादी खरीदें और खादी पहने। महाकुंभ में इस बार खादी का एक रंग दिखेगा, खादी के बहुत सारे स्टॉल लगाए गए। हाँ, बहुत बड़ा वहाँ पर एक कैंपस बनाया गया खादी का, 240 स्टॉल वहाँ लगाए गए हैं, जिसका उद्घाटन मैं कल करने जा रहा हूँ। कल से वो शुरू होगा और लगातार जब तक कुंभ चलेगा तब तक वो रहेगा। 240 इकाइयों के वहाँ स्टॉल लगे हैं और हमारी पूरे हैंडलूम के, रेशम के, माटी कला के और MSME के जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैं उनकी भी 75 जिलों के, तो सभी जो हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को वहाँ लगाया गया है ताकि कुंभ में जो करोड़ों लोग आएंगे, जो भी खरीदारी करें उनको कोई परेशानी न हो। सब सारा सामान वहाँ हमारे हस्तशिल्पी, बुनकर, कारीगरों के द्वारा जो निर्मित है वो बिके, जिससे हमारे प्रदेश के तमाम सारे जो बुनकर हैं, हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनकी आमदनी बढ़े। तो ये थे हमारे साथ खादी ग्राम उद्योग के मंत्री राकेश सचान जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 3.5 से ज़्यादा लोगों को हमने उत्तर प्रदेश में न सिर्फ खादी के जरिए रोजगार दिया बल्कि एक बड़ा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और इस बार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में भी खादी के अनेक रंग देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ शिवा शर्मा के न्यूज़ लखनऊ। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। हादसे में मामा और भांजे की हुई मौत। बाइक पर बैठी महिला गंभीर रूप से घायल, सिपाही रेफर। बाइक पर बैठी महिला गंभीर रूप से घायल, सिपाही रेफर। और इसी बीच जालौन से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको जालौन से बता रहे हैं। महाकुंभ मेले को लेकर सुरक्षा का जायजा लिया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर किया चेकिंग अभियान। अब तक इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है, जिसमें पहला स्नान 13 और 14 जनवरी को होना है। पूरे देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालुओं का मूवमेंट हो रहा है। उसी क्रम में आज जिला प्रशासन, जिला पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा रेलवे स्टेशन की चेकिंग की गई और लोगों की गहनता से तलाशी की गई है। सर्कुलेटिंग एरिया इसका है, उसका निरीक्षण किया गया।
शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित 51 सिद्धपीठ में से एक सिद्धपीठ शाकंभरी देवी में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा को महाभगवती की शाकंभरी प्रकोत्सव मनाए जाने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मान्यता है कि पौष मास को पूर्णिमा तिथि को मां दुर्गा ने मानव कल्याण के लिए शाकंभरी रूप लेकर साग, फल और वनस्पतियों को प्रकट किया था। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में स्थित शंकराचार्य आश्रम के प्रभारी व अखिल भारतीय संत संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैरव तंत्राचार्य संत सहजानंद जी महाराज ने बताया है कि मां शाकंभरी देवी को दुर्गा के ही रूप में माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दानवों के उत्पात से त्रस्त भक्तों ने कई वर्षों तक सूखा और अकाल से त्रस्त होकर देवी दुर्गा से प्रार्थना की, जिसके बाद मां दुर्गा इस अवतार में प्रकट हुई। अपने भक्तों को इस हाल में देखकर देवी की इन हजारों आंखों से 9 दिनों तक लगातार आंसुओं की बारिश हुई और जिससे पूरी पृथ्वी पर हरियाली छा गई और यही देवी शताक्षी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। वहीं इन्हीं देवी ने कृपा करके अपने अंगों से कई प्रकार की शाक, फल और वनस्पतियों को प्रकट किया और इसलिए उनका नाम शाकंभरी प्रसिद्ध हुआ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि का आरंभ होता है, जो पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस दिन शाकंभरी जयंती का पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन असहायों को अन्न, शाक, कच्ची सब्जी, फल व जल का दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति भी होती है व देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगत जननी शाकंभरी मैया का पौष पूर्णिमा को प्रकट उत्सव हम हर साल की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ये पर्व एक सप्ताह का होता है और माँ की पौष अष्टमी से पौष पूर्णिमा तक ये उत्सव यहाँ पर शंकराचार्य आश्रम में चलता है। इसमें सप्तचंडी महायज्ञ और माँ का 56 भोग राजस्थान के कुशल कारीगरों द्वारा माँ का भोग तैयार होता है। कहते तो हैं 56 भोग और 36 व्यंजन, लेकिन इसमें 1008 प्रकार के व्यंजन माँ को पौष पूर्णिमा को, जिस दिन माता का अवतरण दिवस है, उस दिन माँ को भोग लगेगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार अनादिकाल में जब एक दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके और उनसे को प्रसन्न करके चारों वेद ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिए, जिससे हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं थीं वो सब बंद हो गईं और दुर्भिक्षु फैल गया। पृथ्वी पर जल सूख गया, अन्न जल सब कुछ पृथ्वी पर कुछ नहीं बचा। पशु पक्षी इंसान सब मरने लगे। तब ऋषि मुनि बड़े दुखित हुए। उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। माँ साताक्षी माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने शरीर में 100 नेत्र प्रकट किए और दिन रात दुखी होकर जो माँ के आंसू गिरे वो जल में परिवर्तित हो गए। पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। पंडित संजय प्रसन्नाचार्य जी महाराज ने बताया कि पौष पूर्णिमा के दिन मां शाकंभरी प्रकट होती हैं। इस दिन मां शाकंभरी ने अपने रोमों से शाक उत्पन्न किए थे। उन्होंने बताया कि मां भगवती के एक होती है और जो पंचोपचार ये राजोपचार होता है और जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सतचंडी यज्ञ और मंत्रोपचार से आराधना चल रही है। उन्होंने कहा कि मां भगवती करुणा का अवतार है, वे ममतामयी है। मां शब्द अपने आप में पूर्ण है। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बताया कि मां शाकंभरी जन्म जयंती समारोह को लेकर 7 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हो गए थे। शंकराचार्य आश्रम और सत्संग भवन में 12 जनवरी की रात मां की महिमा का गुणगान, जागरण और मां की भवन का शाक, सब्जी और फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। 13 जनवरी को मां के दरबार में आलू, शकरकंदी व शराल का विशेष प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित करते हुए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। माँ शाकंभरी का जो प्राकट्योत्सव है, तो जन्म तो होता नहीं, वो प्रकट होती हैं
पौष पूर्णिमा के दिन माँ शाकंभरी ने अपने रोमों से शाक उत्पन्न किए थे। उसी के उत्सव को मनाने के लिए यहाँ भगवती के लिए बीकानेर से आए हुए हलवाई हैं, जो शुद्धता से पवित्रता से बहुत अच्छे ढंग से वो माँ भगवती को अनेक प्रकार के भोग तैयार कर रहे। भगवती की एक पूजा होती है षोडशोपचार, एक होती है पंचोपचार। ये भगवती की राजोपचार पूजा है, जैसे राजा लोग करते हैं राजोपचार पूजा, उसी की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कई दिन से चल रही है शंकराचार्य आश्रम में। माँ भगवती की आराधना सचंडी यज्ञ के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से हो रही आराधना, और उधर माँ के भोग के लिए तैयारी चल रही है। क्या कुछ मान्यता है माँ शाकंभरी? माँ शाकंभरी की मान्यता, माँ भगवती करुणा का अवतार है। माँ भगवती ममतामयी तो है ही है, लेकिन माँ शाकंभरी जो रूप है ये करुणा का अवतार है, और बस भक्तों पर करुणा करने के लिए। मां शाकंभरी देवी के प्रकटोत्सव पर श्रद्धालु मां को शाक सब्जियों का भोग लगाकर प्रसाद वितरित करते हैं। प्रकटोत्सव के दिन मां को भोग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। भोग में प्रयोग होने वाली मिठाइयों को बनाने के लिए राजस्थान के बीकानेर से स्पेशल हलवाई भी बुलाए गए हैं, जो मिठाइयां तैयार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मां को भोग लगाने के लिए बनाई जा रही मिठाइयों की स्वच्छता और पवित्रता का खास ध्यान रखा जा रहा है। सर बीकानेर से आते हैं और हर साल आते हैं, और माता रानी का 56 भोग का सौभाग्य मिलता है हर साल, तो साफ सफाई से शुद्धता से। कितना समय लगता है, कितनी प्रसाद में कितने व्यंजन और किस तरह की मिठाई आप तैयार? ये सर 10 दिन लग जाता है इसमें। और कितने लोग काम करते हैं? 12 आदमी आते हैं। 12। हाँ। कैसा लगता है कि माँ के दरबार में आके आपको जो है? बहुत अच्छा लगता है, और सब मिलके और 56 भोग मना देते हैं माता जी का, और बढ़िया बहुत अच्छा लगता है। शिवालिक तिलैटों में स्थित सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के प्रकटोत्सव को लेकर जो है तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि 13 जनवरी को मां सिद्धपीठ शाकंभरी देवी का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर शंकराचार्य आश्रम में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, और वहां विभिन्न तरह की मिठाइयों को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र के व्यवस्थापकों द्वारा भी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। अपने सहयोगियों के साथ शेख परवेज आलम, बेहट, सहारनपुर। खबर कन्नौज से है। जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे काम में एक बड़ा हादसा दोपहर को हो गया। बताया जा रहा है कि यहां पर दूसरी मंजिल का निर्माणाधीन लेंटर अचानक से भरभरा कर गिर गया। लेंटर गिरने से पूरे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। हर जगह चीख पुकार मचने लगी। मजदूर इधर उधर जाने से भागने लगे। स्टेशन परिसर में खड़े यात्री भी धमाके के साथ हुई आवाज़ के तहत घबरा कर भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि हादसे में लेंटर के ऊपर और नीचे करीब 20 से 25 लोग काम कर रहे थे, तब यह भीषण हादसा हुआ। बोतल लगी आपको ड्रिप? मैच क्या कर रहे थे यहाँ पर? लेबर गिरी कर रहा था सर। क्या हुआ फिर, कैसे क्या हुआ था? मैं मशीन पे खड़ा था सर, वाली मसाले वाली मिर्ची पे एकदम से आवाज आई फट से। मैं कूद के एकदम से भागा, मैं गिर पड़ा। गिरने के बाद एकदम भागा, सारे के सारे लोग उसमें दब गए। अच्छा, कितने मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पर? यहाँ पे करीब 25-30-40 लेबर थी। अच्छा, कितने लोग दबे हैं? 23 लोग को हम लोग यहाँ से सुरक्षित निकाल चुके हैं। अब हमारा काम ये है कि मलबे को हटाएं, साथ साथ जो लोग बरामद हुए हैं उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ताकि स्पष्ट हो सके कि सब लोग निकल आए या कोई मिसिंग है। ये काम अभी 1-2 घंटा चलेगा, उसके बाद हम लोग आश्वस्त हो गए। सर, किसका काम चल रहा था? क्या जो कन्नौज का रेलवे स्टेशन है, इसकी एक नई टर्मिनल बिल्डिंग अमृत योजना के तहत जो स्वीकृत हुई है, उसका निर्माण कार्य चल रहा था। काफ़ी सारा स्ट्रक्चर बन चुका है। कुछ स्ट्रक्चर जिसके ऊपर लोहे का जाल, उसके फोल्डिंग आदि डाली गई थी, जब इसके ऊपर कंक्रीट डाली गई तो कुछ समय बाद जाकर के इसका वजन बढ़ गया, ऐसा मुझे लगता है। कर रहे थे और लिंटर छत पड़ रही थी। हाँ जी, तो वो छत पड़ रहे थे तो 25-30 लोग ऊपर थे, बाकी 4-5 हमने निकाले हैं, बाकी अभी मिले नहीं हैं। पूरी छत एकदम बैठ गई है। हाँ जी, हाँ जी। एक इंगल खाली, पहले शटरिंग का एक भाग बैठ गया। एक अब ये तो सर वही जान सकते हैं, हम लेबर आदमी, हम तो अपना सीमेंट तो
दौर है। अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं कह सकते, 5-6 मिले हैं, बाकी 25-30 लोग ऊपर थे। कोई नहीं मिलता है अभी, कोई नहीं, 5-6 मिले, वो भी हमारे गांव के मिले, वो हमने निकाल के गाड़ी में डाला है। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर करीब 2 से 2.5 के बीच अचानक एक भीषण हादसा हो गया। बताया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। दूसरी मंजिल का लिंटर डाला जा रहा था, तभी यहाँ पर भरभरा के लिंटर गिर गया, जिसमें करीब लिंटर के ऊपर जब लिंटर पड़ रहा था तो करीब 20 से 25 मजदूर ऊपर थे और उतने ही बताए जा रहे हैं नीचे मजदूर थे। जब ये भीषण हादसा हुआ है उसके बाद आसपास चीखपुकार मच गई है और एक तेज धमाका हुआ है, जिसके चलते स्टेशन परिसर के जो यहाँ पर यात्री थे उनमें भी भगदड़ मच गई है। और अभी आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू चल रहा है। ये ऐसा जो यहाँ पर मजदूर थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि बहुत सारे उनके साथी हैं जो अंदर दबे भी रह सकते हैं, तो ऐसे में लगातार रेस्क्यू चल रहा है। और अगर घायलों की बात करी जाए तो करीब 23 से 24 जो घायल है उनको जिला अस्पताल में भेजा गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है, जिसमें 5 की हालत गंभीर थी, उनको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और 5 सामान्य रूप से घायल थे, उनका प्राथमिक इलाज करके उनको घर जाने दिया गया है। बाकी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और रेस्क्यू अभी भी लगातार राहत बचाव कर जारी है। अमित विश्वास के न्यूज कन्नौज। खबर गाजीपुर से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा गाजीपुर के मरदा थाना क्षेत्र में वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर डंगर मोड़ पर हुआ, जहां अज्ञात वाहन से कुचलकर बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में मृतक 3 लोग एक ही गांव के रहने वाले थे। घर से बिना बताए तीनों लोग चले आए थे। 8:30 बजे घर से निकल गए थे बिना बताए। यहाँ से मरदा थाना से हम लोगों के यहाँ फोन गया कि इन 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, जिनका नाम अक्षय लाल, श्याम लाल और प्रदीप है। तीनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से लोकेशन माफियाओं की पुलिस को शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर प्रशासन ने अभियान चलाकर ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की। बता दें कि प्रशासन का लोकेशन माफियाओं के खिलाफ अभियान चला है। कालपी क्षेत्र में ओवरलोडिंग पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जालौन की तहसील कालपी में लोकेशन माफियाओं को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ये हम बात कर रहे हैं जालौन की तहसील कालपी, जहां से कटोरा क्षेत्र में उठने वाली बालू को लेकर जिस तरीके से ओवरलोड ट्रक चलाए जा रहे थे, वही लोकेशन माफिया लोकेशन देकर ट्रकों को निकालने की जो कोशिश की जा रही थी, उसको लेकर प्रशासन ने एक बड़ा अभियान चलाया और उसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन भारी मात्रा में ट्रकों पर कार्रवाई की। और पिछले कई दिनों में लगातार लोकेशन माफियाओं की खबर प्रशासन को मिल रही थी, तो प्रशासन ने ओवरलोड ट्रक चल रहे थे उन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन को ये काफी बड़ी कामयाबी मिली है। देखना ये होगा इस तरीके से लोकेशन माफियाओं का जमावड़ा खत्म होता है और कब ओवरलोडिंग पे कमर कसी जाती है, कभी ओवरलोडिंग का खेल खत्म होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अमृत पांडे के साथ माजिद रहमान के जालौन। खबर बाराबंकी से, जहां फतेहपुर कोतवाली व कस्बे में नाबालिग रेप पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। किशोरी द्वारा पेट दर्द की शिकायत करने पर परिजनों ने नाबालिग को अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता ने के मुताबिक 9 माह पहले शौच के लिए जाते समय मोहल्ले के एक युवक ने जबरन दुष्कर्म किया था। आरोपी द्वारा मुंह में काला करने के बाद नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी थी। अकेले कहले रोटी पड़ी बैठा खेलो ना परेशान ना। बाराबंकी के सीएमओ ने तहसील फतेहपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी का औचक निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। सीएमओ ने कई कर्मचारियों को अनुपस्थित पाया, जिसके बाद उन्होंने वेतन रोकने के निर्देश दिए। खबर सहारनपुर से, जहां गरीबों को ठंड से बचाने के लिए अमन भाईचारा समिति ने आज आनंद नगर स्थित समिति के कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंदों को कंबल वितरण कर कंबल बांटे और आसपास के क्षेत्र में असहाय व वृद्ध निर्धनों को लगभग 500 कंबल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी देहात सागर जैन, एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा, क्षेत्राधिकारी प्रथम अशोक कुमार सिसोदिया, पत्रकार नवजिस खान, पार्षद इजहार मंसूरी, पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी, पार्षद जफर अंसारी, पार्षद गुलजेब खान, पार्षद समीर अंसारी आदि मौजूद रहे। सहारनपुर में पार्षद मंसूर बदर साहब द्वारा यहाँ पर कंबल और लिहाफ वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें कि
500 कंबल के वितरण किए गए यहाँ पर, और जो भी क्षेत्र के यहाँ पर निराश्रित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन्हें कंबल वितरण किया गया। मेरे द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुआ गया। इसमें साथ साथ हमारे पुलिस के एसपी ट्रैफिक साहब और पीओ फर्स्ट भी आए, और जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उन्हें कंबल वितरण किया। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। पिछले कई वर्षों से मुझे ये ज्ञात हुआ है कि कई वर्षों से इस कार्यक्रम का हर साल आयोजन किया जा रहा है, और बिल्कुल ये देखिए, हमारे वालिद मरहूम जनाब अय्यूब हसन बदर, साबिक चेयरमैन नगर पालिका परिषद सहारनपुर की याद में लगभग पिछले 20 सालों से हम लोग कंबल और लियाफ का वितरण करते आए हैं। पूर्व के कार्यक्रमों में डीआईजी साहब, हमारे कप्तान साहब, नगर आयुक्त साहब, तमाम सब लोग आ चुके हैं। आज इस कार्यक्रम में लगभग 500 लियाफ कंबल का वितरण किया जा रहा है, और अपना मकसद है कि जो निराश्रित हैं, विधवा हैं, मजदूर हैं, उन लोगों को प्राथमिकता पर यह काम किया जाए। हरदोई में एक सिपाही को महिला की अश्लील फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सिपाही विनय कुमार ने बैंक किस्त चुकाने के लिए महिला की अश्लील फोटो बनाई और उसे भेजकर रुपए की मांग की। महिला ने साइबर थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अश्लील फोटो भेजने वाला सिपाही विनय कुमार था, जो हरदोई में तैनात था। खबर प्रतापगढ़ से है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार ने पेश की मानवता की मिसाल। सड़क दुर्घटना में घायल युवक को एसपी प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार इलाज कराते नजर आए। कोतवाली देहात क्षेत्र के बवालपुर में ई रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हुआ था। मुजफ्फरनगर थाना भवन के विधायक अशरफ अली 100% कब्जाई हुई जमीन पर बने किले में रह रहे हैं। उसकी एएसआई पुलिस और प्रशासन द्वारा जांच की जानी चाहिए। जो उसका सही मालिक है उसे वापस मिलना चाहिए। सनसनीखेज बयान। शहर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सरदना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मीडिया से बातचीत को दिया। देखिए, 500 साल के इंतजार के बाद, और वो 500 साल का इंतजार भी चंद हमारे गद्दारों की वजह से हम लोगों को करना पड़ा। उसके 500 साल के बाद 1 साल पहले आज के दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ एक महोत्सव रखा है, और हम सब सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि बहुत गद्दार होने के बाद भी देश के सनातनी लोगों ने वहां मंदिर का निर्माण कराया, और आज उसकी बरसी पे 1 साल वर्ष होने के बाद उसमें जो आज प्रोग्राम है उसमें मैं यहाँ आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डग्गामार वाहनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस बावजूद कौशाम्बी जिला मुख्यालय में इन दिनों वाहन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मंजनपुर में मूरतगंज होते हुए प्रयागराज जाने वाले लगभग 55 डग्गामार वाहन बिना रूट परमिट के फर्राटे से सड़कों पर दौड़ रही है। अधिकारी आरटीओ की मेहरबानी से इन वाहनों के लिए बाकायदा वाहन स्टैंड भी उपलब्ध कराया गया है, जहां इन वाहनों में सवारी भूसे की तरह भरी जाती है। तेज गति से ये वाहन को चलाते हैं और सवारियों की जान को खतरे में डालते हैं। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।